नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, मेंटेनेंस के केसेस में कई लोग काफ़ी संघर्ष करते दिखाई देते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें और जब वारंट निकलने शुरू होते हैं तो व्यक्ति घबरा जाता है। और ये भी होता है कि कई बार व्यक्ति के पास पैसा रहता है मगर ईगो की लड़ाई हो जाती है। वो सोचता है कि मैं भरण पोषण क्यों दूं जब मेरी गलती नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम भरण पोषण क्यों दें। और जब हम भरण पोषण नहीं देते हैं तो एग्जीक्यूशन लगा देती है वाइफ, और फिर उसके बाद जो जज है वो हमें बुलाता है, धमकाता है और वारंट जारी कर देता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर महीने एक फिक्स अमाउंट दे पाना एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हमने पहले भी कुछ वीडियो में बताया है। आप आज भी कुछ पुरानी बातें और कुछ नई बातें आपको बताएंगे। देखिए, अगर आप मेंटेनेंस दे सकते हैं और दे रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अगर आप नहीं दे सकते हैं आपके साथ प्रॉब्लम है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, जितना भी आपको ऑर्डर हुआ है मेंटेनेंस का, मान लीजिए आपके ऊपर ऑर्डर हुआ है 8,000 रुपये या फिर 6,000 रुपये, जो भी, अगर 8,000 रुपये आपके ऊपर भरण पोषण का आदेश हुआ है तो आपको लगता है 8,000 ज़्यादा है, आप मत दीजिए 8,000। लेकिन आप हर महीने 2,000, 3,000, जो भी आपको लगता है कि आप इजीली दे सकते हैं, उतना वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहें। इसका परिणाम ये होगा कि अगर वाइफ कल को शिकायत भी करती है कि सर इतना एरियर बन रहा था मगर हस्बैंड ने तो इतना ही दिया है, तब भी कोर्ट आपको जेल नहीं भेजेगी, क्योंकि कोर्ट को ये रियलाइज़ होगा कि कुछ तो दे रहा है वो। अदरवाइज अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो कोर्ट आप पर जेल भेजने की कार्रवाई कर सकती है। इसलिए आप कुछ ना कुछ देते रहें। दूसरी बात, अगर आप मेंटेनेंस दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके से मेंटेनेंस दें कि वाइफ को गिल्टी फील हो, उसको लगे कि यार ये क्या हो रहा है, वाइफ इरिटेट हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप महीने का 5,000 रुपया मेंटेनेंस दे रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि सीधे 5,000 रुपये ना दें। कभी 500 डाल दिए, कभी 200 डाल दिए, कभी 600 डाल दिए। एक महीने में 30 दिन होते हैं दोस्तों, पर आप ऐसा कर सकते हैं। ये करने से अदालत आपको नहीं रोक सकती। भाई, आप पैसा तो दे रहे हैं ना, आप कह सकते हैं कि सर जिस तरीके से मेरे पास पैसा आता है वैसे वैसे मैं डालता जाता हूँ, सर मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। अगर आप पूरे महीने का काउंट करेंगे सर तो 4,000 या 5,000 हो रहा है सर, तो सर मैं तो दे रहा हूँ। जज भी आपको कुछ नहीं कह पाएगा, मगर वाइफ को अजीब लगेगा। कभी 100 रुपया डाल दिया, कभी 200, वो इरिटेट हो जाएगी कि मैं भिखारी हूँ क्या। लेकिन इससे आपका कोई नुकसान नहीं होना है। तो अगर एक बड़ा अमाउंट आपके ऊपर लागू हुआ है, हालांकि सैलरी के हिसाब से ही जो है कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर करती है, लेकिन इसमें कई लोगों की शिकायत ये भी रहती है कि निचली अदालतें जो हैं वो लापरवाही करती हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन अगर पहली बात तो कि इसमें आपका वकील स्टार्टिंग से इस पॉइंट को सही तरीके से उठाया कि आपकी सैलरी है कितनी और आप पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा अगर फिर भी ऐसा होता है तो हाई कोर्ट एक ऑप्शन होता है दोस्तों, आपको हाई कोर्ट में जाके बताना पड़ेगा हर चीज़। हमारे एक जानने वाले मित्र हैं, तो उनकी 15,000 समथिंग सैलरी हुआ करती थी और कोर्ट ने उनकी सैलरी 50,000 कंसिडर करते हुए वाइफ को 20,000 रुपये देने का बोला कि आप अपनी पत्नी को हर महीने 20,000 रुपये देंगे। तो अब सीधी सी बात, जिसकी सैलरी 15,000 है वो 20,000 कहाँ से देगा।
उनको हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने फाइनली उनकी बात को कंसिडर करते हुए जो वाइफ थी उसको 6,000 रुपये देने का आदेश किया कि आप अपनी पत्नी को 6,000 रुपये देंगे। 20 से 6 पे आ गया मामला। उनको भी काफ़ी रिलीफ मिला इस चीज़ से। तो सीधी सी बात है कि अगर निचली अदालत गलत फैसला करती है दोस्तों तो आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रजनीश वर्सेस नेहा का जो केस है उसको बार बार पढ़िए, उसमें कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हमारे बहुत काम की हैं। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मेंटेनेंस का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि पति को सज़ा दी जा रही है, ठीक है, पति को दंड दिया जा रहा है, पनिशमेंट दिया जा रहा है। इस तरीके से मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं किया जाना चाहिए। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर, पति की सैलरी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर ही भरण पोषण का आदेश किया जाना चाहिए। तो ये बात उसमें लिखी हुई है। जब कभी भी आप या आपका वकील कोर्ट में भरण पोषण संबंधित बातों पर तर्क करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो सीधी सी बात है इन मुद्दों को बिल्कुल गर्मजोशी के साथ उठाना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि जो जजेस होते हैं जिला कोर्ट के थोड़े पागल टाइप के होते हैं। प्रॉब्लम ये भी है, ये कहीं किसी भी खोपचे से उठ के आते हैं, कहीं से भी उठ के आते हैं। कई लोग तो अब बोलना नहीं चाहिए, पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी है कि जुडिशरी में भी कुछ जो हर क्षेत्र में कुछ पॉलिसी लगा के रखी है कि नाकाबिल लोगों की भर्ती की जाती है एक संवैधानिक पॉलिसी के तहत। तो अदालतों में भी यही चलता है, कुछ जाति वर्ग विशेष के लोग भर्ती हो जाते हैं। तो इससे ये भी होता है कि उन्हें कुछ आता नहीं है और झेलना फिर आम आदमी को पड़ता है। ये भी एक समस्या है। तो अगर निचली अदालत के जज को आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा दोस्तों कि सर ये संविधान है, ये कानून है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और एक और बात क्या है कि एक वकील के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए आसान है। क्या? यही कि अगर निचली अदालत का जज जो है आपके खिलाफ उटपटांग आदेश कर रहा है तो आप या तो जज बदलने की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या फिर उस जज की जो कानूनों की अवहेलना करके, कानून को ताक में रख के, वायलेशन करके भरण पोषण के आदेश जारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं मान रहा है, उस जज की आप एक लिखित शिकायत जो है हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के पास भेज दें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास भी भेज सकते हैं, कानून मंत्रालय के पास भी भेज सकते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, इनके पास भी भेज सकते हैं, और एक कॉपी राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। कभी ऐसा लगता है पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, जज जानबूझ के भेदभाव कर रहा है या कर रही है, तो आप ये शिकायत इन जो चीज़ जगह मैंने बताई वहाँ पर एक ही शिकायत लिख के उसको कॉपी टू करके भेज सकते हैं। इससे क्या होता है, जजों के प्रमोशन में दिक्कत होती है। आपका वकील ये काम नहीं करेगा। इसका कारण ये रहता है कि वकील साहब का ये प्रोफेशन है और उनका रोज़ उन जजों से सामना होना है। अगर वकील साहब ये काम करेंगे तो उनकी वकालत खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कुछ वकीलों ने ऐसा करने की कोशिश की, मगर उन वकीलों को इतना परेशान किया जाने लगा, उनके हर केस को खारिज किया जाने लगा। तो वकील के लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों, क्योंकि वकील और जज दोनों को एक ही छत के नीचे काम करना है। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि कॉमन मैन का 1 या 2 केस ही चल रहा है और वो भी एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। तो एक कॉमन मैन इस काम को अच्छे से कर सकता है। हाँ, आपका वकील इसमें आपकी हेल्प कर सकता है ड्राफ्टिंग वगैरह करने में, तो आप इस काम को भी ज़रूर करें। कई लोगों ने किया है और जजों की कुर्सियाँ हिली हैं क्योंकि जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो सच में सुप्रीम कोर्ट वगैरह की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये कि जब कभी भी आप भरण पोषण नहीं देते हैं तो कोर्ट आपको सीधा जेल नहीं भेज सकती है। कोर्ट की ड्यूटी है कि कोर्ट जो है वो वसूली की कार्रवाई करे। वसूली की कार्रवाई का ये अर्थ नहीं होता कि वाइफ ने एग्जीक्यूशन लगा दिया और कोर्ट ने आपको नोटिस जारी कर दिया और आप कोर्ट में पेश हो गए और कोर्ट कहती है कि इतना जमा कराओ वरना जेल भेज रहे हैं। कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती।
कई राज्यों में ये फैशन चल रहा है, मगर इस फैशन पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। अगर आपने एक एक रुपया भी भरण पोषण नहीं दिया है, आपका एरियर लाखों में जा रहा है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और आपको लगता है कि आप इतना अभी नहीं दे पाएंगे, तो कोर्ट आपको जेल नहीं भेज सकती। तो सवाल है कि ऐसा कैसे नहीं भेज सकती। तो इसमें जो है, अगर कोर्ट जेल भेजने की बात करती है तो आपको या आपके वकील को ये तर्क देना है कि सर या मैडम, आप मेरे क्लाइंट को डायरेक्ट जेल नहीं भेज सकती, आप पहले वसूली की कार्रवाई कीजिए, आप रिकवरी की कार्रवाई कीजिए। आपने रिकवरी की कोई कार्रवाई नहीं की है, सिर्फ मेरे पक्षकार को, मेरे क्लाइंट को बुला के यहाँ धमकाया है। आप रिकवरी कार्रवाई कीजिए। सीआरपीसी की धारा 421 के तहत अदालत को रिकवरी की कार्रवाई करनी पड़ती है। इसके लिए अदालत को कलेक्टर को निर्देश देना पड़ता है, और कलेक्टर जो है वो वसूली के लिए अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर देता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके फ़ायदे हैं, नुकसान तो नहीं है। नुकसान उन लोगों को है जो कोर्ट में झूठ बोलते हैं। अदरवाइज आप सच में अगर भरण पोषण देने की स्थिति में नहीं है, तो कलेक्टर आपकी संपत्ति वगैरह की जांच करके कोर्ट को इस बात से अवगत करा देता है कि इनके पास तो कुछ सच में नहीं है। इसमें दोस्तों अलग अलग हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, तो अदालतें डायरेक्ट आपको जेल नहीं भेज सकती। अदालत की ड्यूटी है कि वो पहले धारा 421 सीआरपीसी का पालन करे। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को किए बिना किसी भी पति को सीधे जेल नहीं भेजा जा सकता। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट, इवन दिल्ली हाई कोर्ट के अलग अलग निर्णय हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि बिना वसूली की कार्रवाई किए पति को जेल भेजना फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो अगर आप भरण पोषण नहीं देते तब भी आप बच सकते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। तो इस बात को भी ध्यान रखें। धारा 421 बड़े काम की है, मगर बहुत ही कम राज्यों में लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। और ख़ासकर अगर आप जेल जा चुके हैं तो तुरंत अपने वकील को बोलिए, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो तुरंत अपने वकील को बोलिए कि वो रिट पिटिशन फाइल कर दे हाई कोर्ट में, और उसमें हाई कोर्ट को बताए कि किस तरीके से निचली अदालत मनमानी कर रही है और धारा 421 का इस्तेमाल किए बिना मेरे पक्षकार को जेल भेज दिया। इससे ये होगा कि हाई कोर्ट अगर एक बार आपके फेवर में निर्णय दे ही देगा, उसके बाद कभी भी कोर्ट जो है, फैमिली कोर्ट, वसूली के नाम पे आपको जेल नहीं भेज पाएगी। इसका ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें और इस तरीके को ज़रूर आजमाएं, क्योंकि कोई भी फ़ाइन अगर लगता है तो उसकी वसूली की प्रोसेस होती है पहले धारा 421 के तहत, उसके बाद ही कुछ होता है। इसलिए सेक्शन 421 की कार्रवाई का आप अवश्य कोर्ट को बोलें। आप जज को साफ कह दें कि आप मुझे जेल भेजने का अधिकार नहीं रखते, या आपका वकील कह दे और बोले कि सर आप वसूली की कार्रवाई कीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो बैंक का पैसा नहीं दे रहा है, तो बैंक ऐसा नहीं करता है कि उसको उठा के जेल में डाल देता है या पुलिस उसको जेल में डाल देती है। पहले बैंक की तरफ से वसूली की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, ठीक है। और वसूली की कार्रवाई का सिंपल सा अर्थ है कि जो कुछ भी आपके पास है, आपके अकाउंट बैलेंस वॉट एवर, वो बैंक अपने पास लेने की कोशिश करती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो घर आपके नाम पर है बैंक उसको लेने की कोशिश करती है, और अगर वो भी आपके पास नहीं है तो बैंक को कुछ भी लेने का राइट नहीं रह जाता। उसी तरीके से अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो कलेक्टर साहब इसमें ज़्यादा वसूली नहीं कर पाएंगे और रिपोर्ट बना के सौंप देंगे कि भाई उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से देगा वो। और अगर आपके पास है भी, तब भी इसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड सेटिंग हो जाती हैं और लंबा समय लग जाता है इस प्रोसेस में। और अगर कहीं वो ऐसा कुर्की की अगर वो कार्रवाई करते हैं तो आप हाई कोर्ट जाके स्टे ले सकते हैं। तो ये मामला काफ़ी उलझ जाता है, लेकिन ये करना पड़ेगा दोस्तों। आपको सुनने से कुछ नहीं होगा। अधिकतर लोग शिकायत ही करते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, ये एक समस्या है। तो इस तरीके से आप भरण पोषण में जेल जाने से बच जाएंगे।
तो आपको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्रवाई हमने बहुत कम केसों में सुनने को मिलती है। अदरवाइज 99.99% एडवोकेट्स तो मना कर देते हैं कि ये कार्रवाई क्यों करें क्योंकि वकील तो यही चाहेगा कि आपका सेटलमेंट हो, आप परेशान हो। आप परेशान होंगे तो आप खुद ही आगे होकर सेटलमेंट की बात करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों भरण पोषण के मामलों में आप जेल जाने से बच सकते हैं। कुछ दावपेच आपको दोस्तों खेलने पड़ेंगे, और कुछ अगर जो मैंने जजों की शिकायत का बोला उसका भी सहारा आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक दोस्तों बहुत बहुत